हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मोरा है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बता रखा है इकोनॉमिक और बिजनेस एनवायरनमेंट होते क्या है। ये सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का तीसरा सब्जेक्ट है, जो है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये भी एमसीक्यू के बेस में है, तो हम भी इसे भी एमसीक्यू के बेस से ही पढ़ेंगे। इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट जितनी भी 12th के स्टूडेंट हैं उन्हें आधे से ज्यादा चीजें पता होंगी, मगर इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे लिए नए हैं, तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमें जितना हो सके ब्रीफ समझ आए और हम छोटी छोटी चीजों पर गौर करें जो एमसीक्यू में आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इस बुक में चैप्टर कौन कौन से पहले वो देख लेते हैं। पहला, बेसिक ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म ऑफ मार्केट कंपटीशन। सिंपल सी बात है, हमने 12th में माइक्रो इकोनॉमिक में ये सब चीज पढ़ रखे हैं। नेशनल इनकम ये भी पढ़ा है, यूनियन बजट ये भी पढ़ रखा है। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट हमारे लिए नई चीजें, इकोनॉमिक चाहिए, इंटरप्रेन्योर सिनेरियो और बिजनेस एनवायरनमेंट ये हमने बिजनेस में भी पढ़ रखा, और की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ये हमारे लिए नए हैं। आज हम स्टार्ट जो करेंगे वो है लेसन 1, जिसका नाम है बेसिक ऑफ डिमांड एंड द सप्लाई एंड द फॉर्म ऑफ मार्केट कंपटीशन। तो इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आज की वीडियो हम थ्योरी एंड डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके उतना आराम से करें, हमें कोई जल्दी नहीं है। जिससे आराम से करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा कि अच्छे से समझ आएगा और हम अच्छे से चीजें याद कर पाएंगे। आज पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। आखिर डिमांड है क्या? हमने बहुत सुना है कि इस चीज की डिमांड बढ़ गई, इस चीज की डिमांड बढ़ गई। तो जो डिमांड बढ़ी है, जो चीज की डिमांड बढ़ी है उसे हम डिमांड कहते हैं। जो चीज की डिमांड बढ़ी है उस चीज की डिमांड करते हैं। अब ऐसे एग्जांपल लूं, मार्केट में जैसे जैसे इस टाइम कोविड का वो चल रहा है, तो लॉकडाउन लगने वाला है, तो मार्केट में प्रोडक्टों की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्टों की मांग बढ़ेगी। तो जब वो लोग खरीदने जाएंगे, जितना लोग खरीदेंगे तो इसका मतलब लोगों ने क्या कर लिया, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। जैसे मार्केट में अगर अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो मास्क, सैनिटाइजर, ऐसी चीजों क्या बढ़ गई है, डिमांड बढ़, जो वो बढ़ रही है, उनकी जो मांग लोगों की बढ़ रही है, वो क्या चीज है, डिमांड है। वो चीज क्या चीज है, तो डिमांड। वही यहाँ पर दे रखा है, मगर ये तो एक आम लैंग्वेज में जहां हम समझ पाए कि आखिर डिमांड है क्या। मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड इज इकोनॉमिक प्रिंसिपल। क्या है कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, रिफेरिंग टू कंज्यूमर डिजायर। आखिर कंज्यूमर चाहता है क्या, टू परचेस अ गुड एंड सर्विस एंड विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर स्पेसिफिक गुड और सर्विस। सिंपल सी बात है, अगर इसमें क्वेश्चन बने तो यहां से उठाओगे डिमांड, इसे हटा दिया जाएगा डिमांड, और फिर लिखा रहेगा इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल। क्या है, एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जो रिफर करता है कंज्यूमर के डिजायर। अगर कंज्यूमर चाहता क्या, उसकी डिजायर को टू परचेस अ गुड एंड सर्विस एंड विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर स्पेसिफिक गुड, और उसकी जो इच्छा है, जो वो चाहता है वो पे करना उस प्राइस, पे अ प्राइस फॉर स्पेसिफिक गुड, जिस गुड को चाहता है, जो वो सामान खरीदना, जो वो सामान परचेस करना चाहता है, उस गुड्स के लिए वो जो पैसा पे कर रहा है, उसे हम डिमांड कहते हैं, ये था हमारा डिमांड की मीनिंग। नाउ लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग बीइंग इक्वल, कुछ चीजों को हम देखेंगे आगे चल के कि कुछ चीजें इक्वल रहने के बाद वो हरदम इक्वल रहेंगी। द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर प्राइस गिर रहा है, द क्वांटिटी ऑफ डिमांड विल राइज एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी रेज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड विल बी डिक्लाइन। सिंपल। अब समझाते हैं कैसे। जैसे बात करेंगे, अब बात करता हूं कि मान लिया जाए, सिंपल सी बात है कि एक प्रोडक्ट है, जैसे प्रोडक्ट ले लेता हूं मैं कोई सा भी, मान लिया जाए सोल्ट है, अगर सोल्ट की प्राइस जो है, और यहां पर लिख देता हूं डिमांड, अगर जब प्राइस बढ़ी सोल्ट की मगर नमक की प्राइस बढ़ी तो क्या होगा, डिमांड घट जाएगा। मगर अगर वही उसकी प्राइस जो है घट जाएगा
तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। ये बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। ये बोलता है, क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जैसे जैसे कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती जाती है उसकी डिमांड कम होती जाती है, और जैसे जैसे उसकी प्राइस घटती जाती है उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाती है। नाउ अब इफ द इम्प्लाई दैट देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, तो फिर क्या कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। इट मीन्स अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी। किसके बीच, प्राइस एंड कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, जो डिमांड है और प्राइस है उसके बीच जो रिलेशनशिप है वो कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ये भी हमें याद देने की जरूरत है। कौन सा रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशन, किसके बीच, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच। सिंपल। तो ये था, क्वांटिटी डिमांड विल बी मोर एंड मोर एट अ लोअर प्राइस देन एट द हायर प्राइस। सिंपल। ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। सिंपल। अगर लॉ ऑफ डिमांड को, law of demand describe the function relation between a price and quantity demand. Among various factors affecting demand, price of commodity is most critical factor. Thus, demand of commodity mainly determined by the price of the commodity. Now, demand कैसे निकाला है, F is equal to F ब्रैकेट में P. F जो फैक्टर है, F फैक्टर दे रखे हैं, क्रिटिकल फैक्टर, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे। फिर जो उसकी प्राइस है प्रोडक्ट की उसे गुणा करेंगे तो हमारी डिमांड बराबर डिमांड आ जाएगी। Now, law of demand understood following example, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। अगर किसी की प्राइस बढ़ती है 80 रुपए, मान लीजिए 80 रुपए, तो उसकी डिमांड 0 रुपए, कम हो गई, बढ़ गई, 200 हो गई, 200 हो गई, 60 है 400 हो गई, 50 है 600 हो गई, 14 है 1800 हो गई, 13 है 100 हो गई, 20 है 1200 हो गई, 14 है 10 है 1400 हो गई, और 0 है 1600। तो यहाँ क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे हमारी प्राइस घटती जा रही है डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वही नीचे से ले जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है हमारी डिमांड क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। इसका मतलब जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो हमारा ये लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया, क्लियर हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ये देखो ग्राफ बना रखा है यहाँ पे, जैसे जैसे हमारी जो है प्राइस घटती जा रही है हमारी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। सिंपल। नाउ अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशन मतलब मान लिया जाए, जैसे मान लिया गया है, अगर ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ है, उसमें हमने पहले से चीजें मान रखी हैं कि वो चीज होगी, वो चीज होनी ही होनी है, वो चीज होनी ही होनी है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे अजम्पशन क्या दे रखा है, नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। अगर डिमांड जब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डिमांड घटती जा रही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, जो कंज्यूमर के प्रेफरेंस है वो भी चेंज नहीं हो, फैशन में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी कोई चेंज नहीं हो रहा, नो एक्सपेक्टेशन फ्यूचर प्राइस चेंज और शॉर्टेज में भी नहीं, चेंज इन साइज, एज कंपोजिशन, सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन, no change in range of the good available to consumer, or no change in the distribution of income of wealth of commodity, no change in the government policy, or no change in the weather condition। ये चेंज नहीं होती, नहीं दे रखा है अदर थिंग बीइंग इक्वल। हमने सिंपल सी बातें पढ़ी थी लॉ ऑफ डिमांड में, जो हमने पढ़ा था उसमें पहला यही दे रखा था, अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इन्हें हम हमेशा यही मान के चलेंगे कि सारे के सारे चीजें बराबर हैं, सारे के सारे चीजें बराबर है, तभी ये लॉ अप्लाई होगा। अगर ये चीजें बराबर नहीं है तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो हमने पहले कंडीशन क्या रखी, अदर थिंग बीइंग इक्वल, और ये वो जो अदर थिंग है, अदर थिंग है वो है ये चीजें। सिंपल। हमें अजम्पशन समझ आ गया होगा। नाउ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब कहाँ एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब जैसे जैसे कोई भी चीज की प्राइस बढ़ती जाती है, सिंपल हमने पढ़ा यही था कि जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस बढ़ती जाती है, प्राइस बढ़ती जाती है उसकी डिमांड घटती जाती है, मगर कौन सी ऐसी चीजों पे ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता ही नहीं। इसका मतलब उसकी प्राइस भी बढ़ रही है तो उसकी जो डिमांड है वो भी उसके संग बढ़ रही है, उसकी डिमांड क्या है, उसके संग बढ़ रही है। अगर ऐसे में बता दूं तो सिंपल सी बात है, आप शेयर्स जानते होंगे,
शेयर्स जो मार्केट में शेयर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स हैं, जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ती जाती है उनकी प्राइस भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर क्या लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा, यहाँ पे लॉ एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ी उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। मगर लॉ ऑफ डिमांड तो बोलता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी उसकी डिमांड कम होती जाएगी। नहीं, शेयर्स जो मार्केट में शेयर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स हैं, उन पर एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे 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 क्या होगा, उसकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। दूसरा बता रहा हूँ लग्जरी प्रोडक्ट, जैसे हम ज्यादातर लोगों के पास देखा आईफोन, आईफोन का क्रेज देखा है। आईफोन का क्या होता है, उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे जैसे उस आईफोन की प्राइस भी बढ़ती जाएगी उसकी डिमांड भी वैसे ही बढ़ती जाएगी, उस पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। ये मैं अलग से बता रहा हूँ। अब जो बुक में दे रखा है उसकी भी बात कर लें। अब जो बुक में दे रखा है वो दे रखा है पहला गिवन गुड्स। गिवन गुड्स अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल गुड्स या फिर नेसेसरी गुड्स, ये दिया किसने, द नेम ऑफ सर रॉबर्ट गिफन। किसने दिया गिफन गुड्स, गिफन गुड्स का जो डेफिनेशन किसने दिया, सर रॉबर्ट गिफन। when the price fall quite often less quantity will be purchased than before because of the negative income effect and the people increase preference for the superior commodity with the rise of their real income। एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सी बात है, ब्रेड राइस व्हीट, क्योंकि ये सारी नेसेसरी चीजें, ये सारी चीजें नेसेसरी। अगर इनकी प्राइस भी बढ़ता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी इनका डिमांड वही रहेगा या फिर और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा। अब आर्टिकल ऑफ द स्नॉब अपील, सिंपल सी बात है, जैसे कोई आर्टिकल होते हैं, अगर क्या होता है एक पेंटिंग होती है, पेंटिंग जो अलग सबसे अलग होती है, जो आर्टिस्ट को दर्शाती है, उसकी जितनी भी डिमांड होगी उतनी ही उसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। जितनी लोग उसकी डिमांड करेंगे उतनी ही प्राइस बढ़ती जाएगी। जैसे ऑक्शन की बात करूं मैं, ऑक्शन में कुछ ऐसे गुड है कि जितनी उनकी डिमांड बढ़ती जाती है, बोली लगती जाती है, उतनी ही उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। तो वो जो एंटीक चीजें हैं, जो एंटीक चीजें, उन पे भी डिमांड ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। स्पेकुलेशन, सिंपल, यही शेयर्स का ही एग्जांपल ले लो। जैसे जैसे प्राइस शेयर्स की डिमांड बढ़ती जाती है, स्पेकुलेशन सबसे अच्छा एग्जांपल शेयर्स ही होगा, क्योंकि उसी पे ही स्पेकुलेशन खेला जाता है। तो जैसे जैसे शेयर्स की डिमांड बढ़ती जाती है, उसमें भी शेयर्स की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी उस वैसे प्राइस भी बढ़ती जाएगी। अब कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूजन, सिंपल सी बात है, अगर जब कंज्यूमर चाहता है ये वही प्रोडक्ट लेना, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गुच्ची के शूज ही चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, गुच्ची के शूज, गुच्ची के बैग, गुच्ची के हर चीज गुच्ची के चाहिए। तो प्राइस बढ़े या घटे उनसे कोई फर्क ही नहीं है, वो तो उसके लिए बायस है, उसके लिए बायस है। तो इसका मतलब उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि प्राइस उसकी बढ़े या घटे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंज्यूमर साइकोलॉजी बायस जैसे प्रोडक्ट है उनपे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये थे हमारे एक्सेप्शन, गिवन गुड्स, आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील, स्पेकुलेशन और कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूजन, ये हमारे चार। अगर एग्जाम में आए तो आप सब बता सकते हैं एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड कौन कौन से, गिवन गुड्स, आर्टिकल स्नॉब अपील एंड स्पेकुलेशन, कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस, जैसे लग्जरी गुड्स, शेयर्स, ये सारी चीजें आपके एग्जाम्पल है। अब बात करूं मैं सप्लाई की, लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई की पहली मीनिंग ही पता कर लेते हैं, आखिर सप्लाई होता क्या। किसी मार्केट में एक टाइम पे ऑफर किया हुआ प्रोडक्ट, एक टाइम पे ऑफर किया हुआ प्रोडक्ट, उसे हम सप्लाई कहते हैं। जैसे मार्केट में हमारे पास प्रोडक्ट पड़ा है एक टाइम पे, जो सेल के लिए ऑफर करा जाएगा उसे। एग्जांपल लेता हूं, जैसे ए है, उसके पास बहुत सारे बुक्स बचे हुए, बुक्स जो बुक्स होते हैं, बुक्स वो बचे हुए, वो एक टाइम पे उन बुक को ऑफर कर रहा है सेल के लिए। इसका मतलब 100 बुक्स हैं, वो ऑफर कर रहा है किसी पर्सन को सेल के लिए, जो 100 बुक्स वो ऑफर कर रहा है वो क्या है, सप्लाई है। क्या वो सप्लाई है, वो क्या है, सप्लाई है। तो इसी को हम सप्लाई कहते हैं। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या है इसकी बात करते हैं। सप्लाई रिप्रेजेंट हाउ मच मार्केट कैन ऑफर, कितना मार्केट ऑफर कर सकता है प्रोडक्ट
ऑफर कर सकता है उसे हम सप्लाई कहते हैं। सिंपल, जैसे मैंने बताया 100 बुक्स ऑफर कर सकता है, 100 बुक ऑफर कर सकता है, बेच सकता है किसको, किसी पर्सन को, तो ये 100 बुक है, ये क्या है, सप्लाई है हमारी, ये क्या है, हमारी सप्लाई है। द क्वांटिटी सप्लाई रिफर टू अमाउंट, जो क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं वो अमाउंट रिप्रेजेंट करती है, रिफर करती है ऑफ अ गुड प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई वेयर रिसीव अ सर्टेन प्राइस। जो सप्लायर है वो सप्लाई करेगा गुड, उसकी जगह वो क्या होगा, उसे प्राइस रिसीव होगा। The supply of good or service refer to quantity of that goods or service the producer are prepared to offer for sale at a set of period over a period of time। सिंपल सी बात है, किसी टाइम की पीरियड की जरूर हम देखेंगे कि कितने टाइम, किसी सर्टन पीरियड में कि उस टाइम में कितना ऑफर करा गया है सेल के लिए, वो जो सेल के लिए जितना प्रोडक्ट ऑफर करा गया वो हमारा क्या है, सप्लाई है। नाउ द सप्लाई is not same concept as stock of something in existing। सप्लाई का मतलब ये नहीं कि आपके पास कितना प्रोडक्ट पड़ा है, सप्लाई का मतलब ये नहीं कि आपके पास कितना प्रोडक्ट पड़ा है, सप्लाई का मतलब ये होता है कि when the supply of commodity, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर द एग्जांपल द स्टॉक ऑफ कमोडिटी एक्स इन दिल्ली मींस द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन एग्जिस्टिंग एट द पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई का मतलब यह नहीं कि दिल्ली में कमोडिटी एक्स जो कमोडिटी है वो कितनी पड़ी है, सप्लाई का मतलब वो होता है कमोडिटी एक्स इन दिल्ली मींस द क्वांटिटी एक्चुअली बीइंग ऑफर, कितना एक्चुअली बीइंग ऑफर फॉर सेल, जितना हमने सेल के लिए ऑफर करा है इन मार्केट में ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम सप्लाई कहते हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि सप्लाई दिल्ली में इतना सारा बुक पड़ा हुआ है, बहुत सारे बुक्स पड़े हैं, बहुत सारे बुक्स पड़े हैं, तो उसे हम सप्लाई नहीं कहेंगे। सप्लाई उसे कहेंगे जो कोई पर्टिकुलर पीरियड में कोई कंपनी या फिर कोई दिल्ली में जो कमोडिटी है, दिल्ली में जो कंपनी है या फिर कोई दुकान है, वो सप्लाई वो बेच रहा है फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम सप्लाई कहेंगे। ना कि हमारे पास इतना सारा बुक पड़ा है तो उसे हम सप्लाई नहीं कहेंगे। नाउ बात करता हूँ लॉ ऑफ सप्लाई की। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट फर्म विल प्रोड्यूस, जो फर्म होते हैं, firm will produce an offer to sell greater quantity of the product or service as the price of that product or service raise, other thing being equal। इसमें भी क्या है, other thing being equal, जो हमने नीचे ऊपर जाके लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे उसी के कुछ चीज इस सप्लाई में भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, हमने लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था, मतलब लॉ ऑफ डिमांड में हमने यही पढ़ा था कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, सॉरी जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिमांड हमारी क्या होती जाती है, सॉरी घटती जाती है। क्या होती जाती है, घटती जाती है। मगर सप्लाई में इसके अपोजिट है, सप्लाई में क्या है इसका अपोजिट, सप्लाई में इसका अपोजिट क्या है कि जैसे जैसे सप्लाई हमारी जो है और प्राइस जो है, जैसे जैसे सप्लाई जो है हमारी प्राइस जो है, जैसे जैसे प्राइस भी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हमारी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। तो वो होता है लॉ ऑफ सप्लाई। स्टेट दैट firm will produce an offer to sell greater quantity of the product or the service as a price of that product or service range। मान लिया जाए कि किसी बुक की प्राइस बढ़ती जा रही है, किसी बुक की प्राइस बढ़ती जा रही है, तो क्या वो फर्म को क्या लगेगा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ी हमें और भी प्रोड्यूस कर लेना चाहिए और ऑफर करना चाहिए सेल के लिए। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप, जो डिमांड और प्राइस के बीच हमारा क्या था, इनवर्स इनडायरेक्ट रिलेशनशिप या फिर इनवर्स रिलेशनशिप। मगर जो सप्लाई और प्राइस के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। नाउ एक वर्ड दे रखा है सेट्रिस रिबस, इसका मतलब क्या होता है, with the increase in the price of good the producer is willing to offer more quantity in the market for sale। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी किसी भी गुड्स की, जो प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर इज वो क्या कहेगा, इच्छा करेगा कि वो और भी ऑफर करे मोर क्वांटिटी इन द मार्केट फॉर सेल। सेकंड थिंग, क्वांटिटी सप्लाई इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ओवर विच इज ऑफर। जो हम ऑफर करेंगे गुड्स को वो किसी स्पेसिफिक टाइम के होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम का। हम ऐसा नहीं लेते कि इधर का भी इधर का भी इधर का, नहीं, हमको स्पेसिफिक टाइम जोड़ते हैं, स्पेसिफिक जैसे दिन घंटे महीने,
उनके बीच का हम देखते हैं कि कितना हम सप्लाई ऑफर, कितना प्रोडक्ट हम ऑफर करें, कितना प्रोड्यूसर ऑफर कराए सेल के लिए, उसे हम सप्लाई कहते हैं। स्पेसिफिक टाइम होना जरूरी है ना। अजप्शन जैसे हमने पढ़ा था, अदर बीइंग, अगर अदर थिंग बीइंग रिमेनिंग सेम, नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं माना जाएगा। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो प्राइस है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, उनमें भी चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ फर्म है मार्केट, उनमें भी चेंज नहीं होगा। गोल ऑफ फर्म, जो फर्म का गोल है उसे भी चेंज नहीं करा जाएगा। सेलर्स एक्सपेक्टेशन क्या है रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस, वो भी चेंज नहीं कहलाएगा। टैक्स एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द प्रोडक्ट, उसमें भी चेंज नहीं होगा। और चेंज इन प्राइस ऑफ द अदर गुड, उसमें भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। नाउ अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? इज द मार्केट प्राइस वेयर द क्वांटिटी ऑफ गुड और सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ गुड ऑफ डिमांड, जहां सप्लाई और डिमांड इक्वल होंगे, क्या होंगे? इक्वल होंगे, उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। सो सिंपल। नाउ ये हमारा एग्जांपल दे रखा है, जैसे प्राइस क्या है, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, और फिर जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई क्या हो गया, डिमांड कम होता गया, और जैसे जैसे प्राइस घटती गई डिमांड हमारा बढ़ते गया। मगर जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है डिमांड भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस घट रही है डिमांड भी, सॉरी सप्लाई भी घटते जा रहा है। तो ये जो सप्लाई और डिमांड जो हाँ इक्वल है, इसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। तो ये जो प्राइस है 60, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। सिंपल। अगर क्वेश्चन आ सकता तो यही आ सकता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस किसे कहते हैं? व्हेन द मार्केट प्राइस इज वेयर द क्वांटिटी ऑफ गुड और सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ डिमांड, उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। एक्सेप्टी ऑफ डिमांड, अब आज के लिए हम सप्लाई और डिमांड की मीनिंग पढ़ी, इक्विलिब्रियम प्राइस पढ़ा। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी इसी चैप्टर से, इसी बुक से या फिर CS एग्जीक्यूटिव से आपको और भी ज्यादा जानना है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।